एग्जाम्पल के लिए पकड़ दे, आज सुबह आपने यूपीआई से एक पेमेंट कर दिया, पैसा कट गया, लेकिन आपको पैसे कटने का कोई मैसेज नहीं आया और 2 मिनट बाद आपको आपका पैसा रिटर्न मिल गया, वापस आपके अकाउंट में रिटर्न आ गया, रिफंड आ गया। उस 2 मिनट में जो हुआ उसे ग्राफ कहते हैं। और यही एक चीज डिसाइड करती है कि आपका जो एजेंट है वो 15,000 के काम करने लायक है या फिर 1 लाख रुपए का काम करने लायक। मैं आपको 11 फ्रेम्स में पूरी सिस्टम दिखा रहा हूं कि ग्राफ इंजीनियरिंग एग्जैक्टली होता क्या है। स्विगी से लेकर इंडियन शादियों तक एक भी लाइन ऑफ कोड बिना लिखे। बीच में आपको कंफ्यूजन होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन होने दो, इसी से हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। मैं खुद जब देख रहा था मुझे 3 बार प्रॉब्लम आया इसे समझने में, और वीडियो खत्म होने तक आप ये खुद डिजाइन कर पाओगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे स्पेशल वीडियो। भाई देखो, पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आया, फिर आया लूप इंजीनियरिंग, अब ये आया है ग्राफ इंजीनियरिंग। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतनी सारी चीजें आ रही है और मैं कौन सा सीखूं और कौन सा नहीं। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको मैं पूरी क्लैरिटी देने वाला हूं। आपको हर एक चीज सीखने की जरूरत नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही जानना जरूरी है। हर बार उसे बहुत डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, मैं इसी तरीके से चल रहा हूँ, मैं जो तरीके से चल रहा हूँ वही मैं तरीका आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ इंजीनियरिंग क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, उसके बारे में सारी चीजें समझाऊंगा। अब क्या ये पूरी तरीके से नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, आप इसे ऑलरेडी कर रहे हो। अगर आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करके बैठे हो और पहले से आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे वर्कफ्लोज ऑलरेडी बना लिए जो इसी का एक पार्ट होता है। दैट्स इट। आपको सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है मार्केट में कि ये चीज़ें ऐसी है, ये चीज़ें ऐसी है, भाई यही सीखना जरूरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग आपने ये ऑलरेडी कर लिया है, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 11 फ्रेम्स के थ्रू समझाने वाला हूँ कि ग्राफ होता क्या है, और एंड तक आते आते आप आपका खुद का एक एजेंटिक ग्राफ जो है वो डिज़ाइन कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका भाई है यहाँ पे, डोंट वरी। देखो, मैं मेन टॉपिक पे आने से पहले आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा सिर्फ आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर के लिए। देखो, ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं, बिकॉज आज एआई की वजह से इंटरनेट पे पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे पेजेस कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे फेसलेस चैनल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे कॉमेडी वीडियोस वाले चैनल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टोरीज वाले चैनल्स आपने देखे होंगे। ये चाहे फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पैसा ये लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। अब ये ट्यूब बडी के थ्रू मैं आपको इनका एक्चुअल इनकम दिखा रहा हूं एंड लुक एट दिस इज क्रेजी। और ये आज से आप स्टार्ट कर सकते हो आपके घर पे। देखो, पहले के जमाने में ऐसे वीडियोस के लिए क्या चाहिए था? आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग वाला टूल चाहिए था, आपके लिए एक इमेजेस बनाने वाला टूल चाहिए था, आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला टूल चाहिए था, आपके पास एक अच्छा एडिटर चाहिए था। ये सारी चीजें पहले आपको लगती थी, इसके बाद आपको वो चीजें नहीं लगेगी। मैं बात कर रहा हूँ मैजिक लाइट एआई की। मैजिक लाइट एआई जनरल आपके लिए सिर्फ इमेजेस नहीं बनाता, ये आपके लिए एक प्रोडक्शन सिस्टम बनाता है स्टार्ट से लेके एंड तक। एंड ट्रस्ट मी, आई एम एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड विद दिस थिंग। देखो, मैंने नीचे एक लिंक दी हुई है, उससे आप मैजिक लाइट एआई पे जा सकते हो और अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। आपको ट्राई करने के लिए कुछ फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे। मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक किड स्टोरी बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें मैंने स्टोरी में डाल के रखी है, किड्स के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ पे आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3D कार्टून करूंगा क्योंकि मुझे वो काफी अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे 9:16 करूंगा। लैंग्वेज जो है मैं इसे इंग्लिश ही रखूंगा। ठीक है, आप हिंदी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में भी ये परफेक्टली परफॉर्म करता है। स्टोरी मोड जो है, यहाँ पे मैं जो चाहिए वो मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो आई पर्सनली थिंक क्लॉड ओपस 4.7 जो है वो मेरे लिए काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे वॉइस ओवर जो है, वो कौन सा वॉइस ओवर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो स्टोरी एनालाइजिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। देखो, मेरी स्टोरी में 2 अलग अलग कैरेक्टर्स है। अब मेरे दोनों भी कैरेक्टर सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लूंगा एंड दैट्स इट। आपका जो वीडियो है वो ऑलरेडी बनने के लिए जा चुका है। यहाँ पे सारे विजुअल्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए हैं। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं एनिमेट बटन पे टैप करता हूँ। यहाँ पे मैं एनिमेट ऑल बटन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं एनिमेट ऑल बटन पे टैप करूंगा, आप देख सकते हो मुझे मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं एक लेटेस्ट मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ, सीडांस 2.5। सारी चीजें जो है शॉर्ट्स ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब मैं यहाँ से कंफर्म बटन पे हिट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो मेरा जो वीडियो है वो ऑलरेडी जा चुका है बनाने के लिए। अब आप देख सकते हो ये रहा फुल वीडियो एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। Milo leaned against his bedroom window, spotting a faint, golden pulse hidden deep in the grass below. He reached down, scooping up a tiny glowing seed. It wiggled against his palm, tickling his skin with a gentle, magical warmth. He rushed to his desk, filling a pot with dark soil. Milo poured water, his eyes fixed on the dirt, but nothing happened. He poured more, tilting the pot until the soil was soaked. "Grow!
Grow! Grow! A yellow bird fluttered onto the sill. He sat in total silence. Seconds ticked by. Suddenly, the soil shifted. A tiny green sprout broke the surface, emitting a soft golden glow. और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैजिक लाइट को मैंने बोला भाई मेरे मेंबर्स का क्या, मैजिक लाइट ने आप लोगों के लिए 2 फ्री मेंबरशिप्स दी है, एक अल्टीमेट प्लान और एक उनका प्रो प्लान, एक महीने के लिए। आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो। सबसे अच्छे 2 आंसर जीतेंगे ये दोनों भी मेंबरशिप्स। रूल्स जो है सारे वो पिंड कमेंट में है और मैं आपको कोई भी डीएम के थ्रू पैसे या ओटीपी नहीं मांगता हूं, तो किसी फालतू झांसे में फंसना मत। मैं आपको बता दूं जज इस हिसाब से होगा, टॉपिक कितना स्पेसिफिक है, ऑडियंस क्लियर है या नहीं, और ये स्टोरी फॉर्मेट में बैठता है या नहीं। तो फटाफट जाके नीचे कमेंट कर दो कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहते हो। अब आपको देखो ये मीरो बोर्ड पे बनाया हुआ प्रेजेंटेशन दिखेगा, आपको दिखते टाइम ऐसा लगेगा भाई ये क्या है, ये मतलब एग्जैक्टली है क्या, और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या मैं इसे सच में सीख पाऊंगा। बट डोंट वरी, आपका भाई पुराने तरीके से, पुराने टीचर के तरीके से आपको एकदम सिंपल तरीके से ये चीजें समझाने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, आपको एंड तक यानी कि इस फ्रेम तक सारी चीजें डिटेल में कवर हम लोग कर चुके होंगे और आपके दिमाग में वो एकदम 100% फिट बैठ चुकी होगी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, अभी फिलहाल का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप हो ये यूजर। ठीक है, यूजर क्या करता है, एक एआई एजेंट बनाता है। आपने कोई भी एआई एजेंट बना लिया N10 पे या कहीं पे भी आपने बना लिया। अब आप उस एजेंट को बोलते हो भाई तू मेरा नौकर है, तू एक काम कर, तू जाके ये सारी चीजें मेरे लिए कर दे। ठीक है, अब देखो वो बंदा एक है, एआई एजेंट जो है वो एक है। अब वो आपके लिए रिसर्च करता है, वो आपके लिए सोचता है, वो आपके लिए फैक्ट चेक करता है, आपके लिए लिखता है, टूल्स यूज करता है, डिसीजंस आपके लिए लेता है और वो एक्शन भी आपके लिए लेता है। और फिर ये सारी चीजें एक साथ करके आपको एक फाइनल रिजल्ट दे देता है। एंड ट्रस्ट मी, आपको ये करते टाइम या लिखते टाइम बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। आप चैट जीपीटी को बोलते हो भाई मेरे लिए ये सारी चीजें कर दे, अब चैट जीपीटी आपके लिए क्या करता है, फटाफट जाके वो सारी चीजें कर लेता है। लेकिन क्या क्वालिटी उतनी अच्छी होती है उन आंसर्स की? ऐसा नहीं कि वो आंसर्स नहीं देगा, आंसर्स देने वाला है, बट क्या वो आंसर सच में यूजेबल है? बिल्कुल भी नहीं। एक यूजर पर्सपेक्टिव से सोचो, ये जो यूजर है, ये जो एजेंट है, ठीक है, ये एजेंट 10 काम कर रहा है। एज अ यूजर भी अगर आप 10 अलग अलग काम करोगे तो क्या आप एक काम पे फोकस कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ये है अभी फिलहाल वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कवर कर लिया, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम लोग है ना एकदम सिंपल से तरीके से ग्राफ क्या होता है उसे समझेंगे। ठीक है, एक रियल लाइफ ग्राफ लेते हैं, होता क्या है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे है अभी, ये एक नोड है। ठीक है, और अभी का फ्रेंड है राहुल, ये भी एक नोड है, और अभी फाउंडर है एआई लर्नर्स इंडिया का, ये भी एक नोड है। यानी कि नोड मतलब चीज, यानी कि थिंग। तो अभी राहुल, एआई लर्नर्स इंडिया, ये तीनों भी थिंग्स बन गए, राइट? यानी कि ये तीनों नोड्स है। और एजेस यानी कि इनका रिश्ता क्या है, इनका रिलेशन क्या है। तो अभी का राहुल दोस्त भी है और अभी का एआई लर्नर्स इंडिया कंपनी भी है, राइट? तो अभी के 2 रिलेशनशिप यहां पे हमें एस्टैब्लिश हो रहे हैं, अभी का फ्रेंड राहुल और अभी का जो कंपनी है वो एआई लर्नर्स इंडिया। और आप देख सकते हो ये जो 2 रिलेशनशिप्स है इन्हें कहते हैं एज। बस इतना ही है ग्राफ। सेम आइडिया एआई एजेंट्स के साथ कैसे होती है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया है कि भाई ये है नोड, ये है रिलेशन। रिसर्च एजेंट क्या करता है? रिसर्च करता है। वेरिफिकेशन एजेंट उस रिसर्च को वेरीफाई करता है, और राइटिंग एजेंट अब उस वेरीफाइड रिसर्च को लिखता है। यानी कि 3 चीजें हम लोगों ने लगा दी, नोड, एज और ये आपका पूरा फ्लो, प्रोग्रेशन। ठीक है, ये चीज आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। इतना ही है ग्राफ, दैट्स इट। अब आते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो आप आपकी डेली लाइफ में इन चीजों को यूज करते हो। स्विगी, जोमेटो जैसे बड़े जो एप्स है ना वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप एक यूजर हो, आपने क्या किया, स्विगी जोमेटो डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आपने उसके ऊपर एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद होता क्या है ये आपको जानना जरूरी है अगर आपको कल चल के इस लेवल के एप्स, इस लेवल की चीजें बनानी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर जाता है रेस्टोरेंट के पास। ठीक है, रेस्टोरेंट के पास जाता है, रेस्टोरेंट के पास अवेलेबिलिटी है या नहीं, तो यस और नो 2 अलग अलग चीजें बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नो में शो अल्टरनेटिव, लोगों को अल्टरनेटिव दिखाया जाएगा अगर वो रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, अगर रेस्टोरेंट अवेलेबल है और रेस्टोरेंट में माल अवेलेबल है तो
यहाँ पे रेस्टोरेंट एक्सेप्ट करता है, रेस्टोरेंट को ऑर्डर चला गया, राइट। ये सारी चीज़ें बैकएंड में हो रही है, रेस्टोरेंट को ऑर्डर चला गया। अब ये जो प्रोग्रेशन हम लोग देख रहे हैं ना, आगे जो जा रहा है सारा, इसे कहते हैं ब्रांच, ठीक है। जो यस के लाइन में जा रहा है वो सारा है ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। अब रेस्टोरेंट ने अगर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फाइंड ऑल्टरनेटिव, या रेस्टोरेंट ने अगर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो ये ऑल्टरनेटिव फाइंड करेगा। दूसरा है कंडीशन, ठीक है, यानी कि यस, इसने यस कर दिया। अब ये जो यस और नो है ना, ये सारे कंडीशंस होते हैं। अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होने वाला है। इस तरीके से ये कंडीशंस होती है सारी, ठीक है। तो रेस्टोरेंट ने अगर एक्सेप्ट किया तो ये कंडीशन में चला गया, यस में। अब आपका जो फूड है वो प्रिपेयर होगा। फूड प्रिपेयर होने के बाद ऐप के थ्रू एक डिलीवरी पार्टनर ढूंढा जाएगा, ठीक है। अब वो डिलीवरी राइडर जो है वो वहाँ पे उसको मैसेज आ जाएगा कि भाई तेरे लिए ये डिलीवरी है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो राइडर जाके आपके खाने को पिकअप करता है और फिर आप तक डिलीवर करता है, ठीक है। अगर राइडर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप देखते हो वहाँ पे घूमता हुआ कि वी आर फाइंडिंग राइडर फॉर यू, तो वो ये वाला चीज़ है। वो क्या करता है, अगर राइडर ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो नो, अगर करता है तो फाइंड अनदर राइडर। फिर ये जो है अनदर राइडर में वापस राइडर एक्सेप्ट्स इस पे जाता है, यानी कि वापस वो जो है ना अलग अलग राइडर्स को मैसेजेस भेजने लगता है। जिस राइडर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वो राइडर उस एरिया में अवेलेबल रहेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मैसेज जो है, पूरा जो डिलीवरी है वो एक दूसरे राइडर के पास जाएगा, राइट। इसे कहते हैं रिट्राई या फिर लूप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। ब्रांच यानी कि प्रोग्रेशन, जो आपका आगे चल रहा है यस डायरेक्शन में। कंडीशन यानी कि यस या नो, अगर ये हुआ तो ये, अगर ये हुआ तो ये, ठीक है। और लूप और रिट्राई यानी कि अगर राइडर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। अब फूड तो बन गया है, डिलीवर तो हमें ऐसा ना वैसा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इन लोगों ने लगा दिया लूप या फिर रिट्राई कि भाई नहीं मिला राइडर, दूसरे राइडर के पास भेजो। समझा, सिंपल चीज है। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ब्रांच, कंडीशन, लूप, रिट्राई, दैट्स इट। देखो अब आते हैं उस वाले पॉइंट पे जिससे आपको एक्चुअल में ग्राफ इंजीनियरिंग होता क्या है वो समझेगा, ठीक है। अब ग्राफ इंजीनियरिंग में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि हाउ एआई एजेंट्स, टूल्स, डेटा, डिसीजंस वर्क टुगेदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, ट्रस्ट में, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5-6 पैनल जो है वो याद रखो। अब ये 5-6 पैनल्स है क्या। सबसे पहले तो एजेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टूल्स यानी कि हमारा जो जीमेल वगैरह ये सब अकाउंट्स है अलग अलग, जो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं टूल्स यहाँ पे, ठीक है। एपीआईज यानी कि दूसरे कंपनी का माल हम लोग हमारे प्रोडक्ट में यूज़ करें। आपको जीपीटी आपके प्रोडक्ट में यूज़ करना है, आपको क्लाउड आपके प्रोडक्ट में यूज़ करना है, तो उनका एक एपीआई की मिल जाता है। अगर आपने एपीआई की का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैं ऑलरेडी वीडियो को टैग कर रहा हूँ, आप वहाँ से एपीआई की क्या होता है वो देख सकते हो। नेक्स्ट है डेटाबेस, ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा आ रहा है और जा रहा है वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है मेमोरी, यानी कि आपने जो भी चीज़ें बात की है आपके एआई एजेंट के साथ उसकी मेमोरी, ठीक है। यानी कि ये जो है ये एक पूरी बॉडी पकड़ के चलो। एजेंट यानी कि ब्रेन, टूल्स यानी कि अपने हाथ पैर वगैरह, एपीआई यानी कि पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। अभी डेटाबेस यानी कि अगेन ब्रेन वाला एक आधा पार्ट पकड़ लो। मेमोरी तो आपको पता है क्या है, ब्रेन के अंदर की मेमोरी पकड़ लो, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद है लूप्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और आता है ह्यूमन अप्रूवल, यानी कि ह्यूमन इन द लूप, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने। और एक एआई एजेंट, एक जो एजेंटिक फ्रेमवर्क, या फिर आपने सुना होगा कि ये सैस ऐप्स वगैरह जिस तरीके से चलते हैं, ये सारे उसके इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एजेंट्स, टूल्स, एपीआईज, डेटाबेस, मेमोरी, कंडीशन, लूप और ह्यूमन अप्रूवल, यानी कि एक ह्यूमन आपने जो भी चीजें की है ना उसे अप्रूव करेगा कि भाई सब कुछ बराबर है। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक प्रॉम्प्ट से आपका पूरा कंटेंट पाइपलाइन बन जाता है, एक पूरा कंटेंट फैक्ट्री बन जाता है। वो किस तरीके से बनता है इस वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट बटन पे टैप करते हो, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट बटन पे टैप करते हो, आपने छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, इसे एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट बटन पे आप टैप कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्टार्ट बटन पे टैप करने के बाद आपका जो पूरा प्रोग्रेशन है वो जाता है एक रिसर्च एजेंट के पास। अब रिसर्च एजेंट क्या करता है
3 जगहों से चीज़ें रिसर्च करता है। गूगल सर्च पे जाता है, एक्स और सोशल मीडिया पे जाता है, और ऑफिशियल सोर्सेज जो है वहाँ से ये सारी रिसर्च को एक साथ करता है, और सारी रिसर्च को एक साथ करके एक फाइल में फैक्ट चेक एजेंट के पास भेज देता है। ठीक है, अब रिसर्च आ गई, फैक्ट चेक एजेंट के पास गया। अब फैक्ट चेक वाला जो एजेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ गए हमारे कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट चेक वैलिड है या नहीं, उसके 2 आंसर हो सकते हैं, यस या फिर नो। जो भी फैक्ट चेकिंग किया हुआ है वो, या फिर जो भी रिसर्च किया हुआ है वो राइट है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं कि रिसर्च में कुछ 2 3 4 पॉइंट्स है जो कि राइट नहीं है, तो ये वापस एक बार एक लूप में चला जाएगा और वापस एक बार रिसर्च एजेंट के पास चला जाएगा कि भाई ये चीज़ें राइट नहीं है, ये चीज़ें तुझे रिपेयर करनी पड़ेगी, और वो वापस से रिसर्च करेगा। ठीक है, और तब तक ये आगे नहीं भेजा जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, आपके क्रेडिट्स वेस्ट ना हो, आपका टाइम और सिस्टम वेस्ट ना हो, इसीलिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट चेक, अगर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं कि फैक्ट चेक किया इसने और बोल दिया कि भाई सब कुछ तेरा बराबर है, तो ये आगे भेजेगा यस की तरफ, राइट। तो ये जो यस नो है वो क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कंडीशंस। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ट्रेंड स्कोरर के पास भेजेगा। ट्रेंड स्कोरर क्या करेगा, इसका ट्रेंड को स्कोर करेगा कि भाई ट्रेंड अभी जो है चल रहा है उसमें ये कितना स्कोर कर रहा है, टॉप सिलेक्शन करेगा उसमें से। ठीक है, उसके बाद ये भेजा जाएगा स्क्रिप्ट एजेंट के पास। अब स्क्रिप्ट एजेंट क्या करेगा, अपनी स्क्रिप्ट लिखेगा, ठीक है, सारी, और हुक क्रिटिक के पास भेज देगा। हुक क्रिटिक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, यानी कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग एजेंट है ना, उसमें ऑलरेडी हुक लगा हुआ है, वो हुक क्रिटिक के पास जाएगा। अब हुक क्रिटिक क्या करेगा, इसे 2 तरीकों से नापेगा कि हुक अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ कंडीशंस दिए हुए कि मेरा हुक ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, XYZ। उस कंडीशन के बेसिस पे इसने यस और नो डिसाइड कर लिया। ठीक है, एक स्कोरिंग मीटर होता है जिससे प्रॉपरली आप इसे मेजर कर सकते हो कि राइट है, रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कॉन्फिडेंशियल मीटर बनाना कैसे, क्या करना है, वो बाद में सारी चीज़ें। अभी के लिए सिर्फ ये फ्लो समझना है। तो यहाँ पे अगर हुक अच्छा नहीं है तो ये रीराइट के पास जाएगा, और रीराइट जो है वो वापस एक बार वो लिख के हुक क्रिटिक के पास भेज देगा। ठीक है, अब वापस ये पूरा लूप जो है वो चलता रहता है अगर हुक आपका राइट नहीं है तो। लेकिन अगर हुक आपका राइट है तो क्या, तो ये फाइनल स्क्रिप्ट जो है वो बन जाती है आपकी फाइनल स्क्रिप्ट। यानी कि इसने सब कुछ अपने आप से वेरीफाई कर लिया है, ये अपने आप नाप लेता है कि भाई ये जो हुक में गलती है ये मुझे रीराइट करनी पड़ेगी, तब ये जाके फाइनल स्क्रिप्ट की तरफ जाता है। अब फाइनल स्क्रिप्ट से आपकी 3 अलग चीज़ें बनेगी। इंस्टाग्राम का कैप्शन बनेगा, यूट्यूब का SEO एजेंट बनेगा, और थंबनेल एजेंट जो है वो आपके लिए थंबनेल बना देगा। डन। लेकिन ये जो है ये सारे तीनों एक के नीचे एक है। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझेगा ये है क्या। आपने यहाँ पे देखा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये 2 चीज़ें एक के नीचे एक है। गूगल सर्च, एक्स ऑफिशियल सोर्सेस, यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थंबनेल, ये तीनों एक के नीचे एक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, आगे आपको ये काम आएगी। और फिर आपका फाइनल पैकेज कंटेंट जो है वो बनाया जाएगा। सिंपल है, आपने यहाँ पे पूरी तरीके से समझा कि एक कंटेंट फैक्ट्री कैसे बनती है, राइट। अब आगे चलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। अब आपने क्या किया, लास्ट वाले इसमें आपने देखा फाइनल स्क्रिप्ट हो गई, राइट। फाइनल स्क्रिप्ट के बाद आपकी ये 4 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम कैप्शन, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, थंबनेल आइडियाज और लिंक्डइन पोस्ट। और उसके बाद आपको ये चारों का आंसर मिलने के बाद आपको एक फाइनल कंटेंट पैकेज मिलता है, राइट। लेकिन इन चारों को मुझे सेपरेटली 1 बाय 1 चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक साथ चल सकते हैं पैरेलली। इसीलिए इसे कहते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन। ऑल 4 रन एट सेम टाइम, यानी कि मुझे सेपरेट डिवाइडेशन करके इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ सारे रन करेंगे एकदम परफेक्टली। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल एग्जीक्यूशन। इससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, इसीलिए ये पैरेलल एग्जीक्यूशन जो है ना वो समझना ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं हमारे UPI पे, जो हम लोग रोज़ एवरी सिंगल डे यूज़ करते हैं, ताकि आपको समझे कि यहाँ पे फ्लो कैसे लगाया गया है। देखो NCPI ने यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक स्मार्ट AI नहीं बिल्ड किया है, ये चीज़ ध्यान में रखो। यहाँ पे इन्होंने एक स्मार्ट और बहुत केयरफुल सिस्टम बिल्ड की है, और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एक यूज़र हो, आप एक QR कोड स्कैन करते हो, आप उसके ऊपर एक अमाउंट डाल देते हो। अमाउंट डालने के बाद आप आपका पिन डाल देते हो बैंक वाला, राइट। पिन डालने के बाद यहाँ पे अब 2 पाथ होते हैं। एक तो पिन वैलिड है तो आगे जाएगा, अगर पिन वैलिड नहीं है तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। यहाँ पे कोई लूप नहीं है, ठीक है। वापस पिन डालने का आपको ऑप्शन नहीं आएगा, आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नो पे अगर गया तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। अगर वो यस पे गया, आपने राइट पिन डाल दिया, तो वो क्या करेगा,
चेक बैंक, यानी कि ये बैंक के डेटाबेस पे जाके चेक करेगा। ठीक है, ये देखो डेटाबेस वाला साइन है, बैंक के डेटाबेस में चेक करेगा। बैंक डेटा बताएगी कि भाई इनफ बैलेंस है इस बंदे के पास। अब यहाँ से ये सेंड पेमेंट होगा, रिसीवर के बैंक के डेटा में रिफ्लेक्ट होगा और आपको मैसेज आएगा सक्सेस वाला, राइट। अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको सक्सेस वाला मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सेपरेट फेलियर कंडीशन क्या है, यहाँ पे बैंक अनअवेलेबल अगर रहेगा तो रिट्राई पेंडिंग या फिर चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस, ये दो चीज़ें आपको गूगल पे जाके ही दिख जाएगी। तो ये ना बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया गया फ्लो है। तो यहाँ पे आपको समझ गया, यहाँ पे डेटाबेस है, ये जो है ये बॉक्स, ये जो डब्बा है ये डेटाबेस वाला डब्बा है। ठीक है, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो आपको मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया कि ये फ्लोज बनते कैसे हैं। अब हम लोग आए हैं उस वाले पार्ट पे जहाँ पे आपको समझ जाएगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। यानी कि आपने NA10 सीखा, आपने अगर मेरे NA10 के वीडियोज़ नहीं देखे, आपने अगर मास्टर क्लास नहीं देखा है, तो आपको अगर एजेंट्स बनाना सीखना होगा तो आप जाके उस मास्टर क्लास को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग NA10 पे क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वेब हुक लगा दिया, आपने AI एजेंट लगा दिया, आपने उसे इफ नोड लगा दिया, राइट। इफ नोड अगर जीमेल है तो वो मैसेज जीमेल पे जाएगा, अगर स्लैक है तो मैसेज नहीं जाएगा। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हम लोगों ने लगा दिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब रियल AI ग्राफ आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है वो हमें जानना है और ये पार्ट मुझे ऐसे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट आया, यूज़र रिक्वेस्ट जाता है एक प्लानर वाले AI के पास। प्लानर वाला AI जानता है कि भाई मुझे कौन सी चीज़ को कहाँ पे डाइवर्ट करना है। प्लानर वाला AI जानता है कि मुझे किसे कहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानर वाला एजेंट क्या करता है, डॉक्यूमेंट एजेंट के पास जाता है, बोलता है भाई ये डॉक्यूमेंट बना। वेब रिसर्च एजेंट जो है वो वेब रिसर्च करता है। CRM एजेंट जो है वो कस्टमर का डेटाबेस चेक करता है। डेटाबेस वाली चीज़ें यानी कि रीड राइट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जज इवेल्युएटर, ये क्या करता है, सारे ये पैरेलल टास्क होने के बाद ना ये एक जजमेंट पैनल बैठा हुआ है जो जज करता है कि भाई सब चीज़ें बराबर है या नहीं। अगर इस जजमेंट पैनल का जो कॉन्फिडेंस है वो 90% से ऊपर है तो ये ऑटोमेटिकली यस की तरफ यानी कि एक्शन की तरफ जाएगा। अगर 90% से नीचे है तो ये रिट्राई की तरफ जाएगा। लेकिन रिट्राई में भी है ना, आप एक लिमिट लगा सकते हो कि मैक्सिमम रिट्राइज रीच्ड, यानी कि आप नहीं चाहते हो कि आपके ये सारे क्रेडिट्स वापस भेज जाए, तो आप यहाँ पे एक लिमिट लगा सकते हो। आपने लिमिट लगाने के बाद जैसे ही वो लिमिट खत्म हो जाती है, मैक्सिमम ट्राई आपका हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो टास्क है ये एक ह्यूमन अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन अप्रूव करेगा और उसके बाद ही ये जो फ्लो है वो वापस स्टार्ट हो सकता है। ह्यूमन से आप रीलूप कर सकते हो या तो फिर ह्यूमन के पास हैंड ओवर हो सकता है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप AI एजेंट्स बना रहे हो, चाहे आप वॉइस एजेंट बना रहे हो, चाहे आप कस्टमर सर्विस बॉट बना रहे हो, चाहे आप कस्टमर के लिए जो क्वेरी बॉट होता है वो बना रहे हो, चैट बॉट बना रहे हो, सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रियल ग्राफ आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाया होता कैसे है, और इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं, बिल्कुल भी सिंपल। आपने NA10 यूज़ किया, NA10 के पर्सपेक्टिव से ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी है। अब देखो कई सारे लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ग्राफ इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या होता है। चलो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। यूज़र क्या करता है, प्रॉम्प्ट देता है AI को, AI क्या करता है, उसे आंसर करता है, दैट्स इट। यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, What should I tell the AI? AI को मैं क्या बोलूँ और AI से मुझे क्या चाहिए, ये आपने इसे बता दिया। ग्राफ इंजीनियरिंग क्या है, हाउ शुड द एंटायर AI सिस्टम वर्क। आप एक इंटेलिजेंस फ्लो जो है ना वो बना रहे हो यहाँ पे। यानी कि देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट AI के पास गया, AI ने आंसर दे दिया, बस ये 4 ही नोड्स पे आपका पूरा काम हो जाता है। लेकिन ग्राफ इंजीनियरिंग में क्या होता है, यूजर यानी कि आपने एक राउटर को आपका टास्क दे दिया, राउटर क्या करता है, उस टास्क को अलग अलग जगह पे भेजता है, एजेंट C, एजेंट B, एजेंट A। यानी कि आपने 3 अलग अलग एजेंट्स बनाए, उनको भेजता है। ये तीनों एजेंट जो है वो पैरेलली काम करते हैं ताकि वो काम फास्ट हो सके, और फिर वो तीनों भी एजेंट जो है वो जज के पास अपना सामान जाके दे देते कि भाई ये ले, ये है सामान मेरा, अब तू इसे चेक कर और बता क्या लग रहा है। और जज क्या करता है, अगर सब कुछ सही रहा तो वो एक एक्शन की तरफ भेज सकता है। ठीक है, अब जो एक्शन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकती है। नेगेटिव यानी कि भाई रिसर्च बराबर नहीं किया है, जा वापस करके आ जा। पॉजिटिव यानी कि भाई सब कुछ परफेक्ट है, गो अहेड। तो ये यहाँ से गेट से आगे छोड़ देगा। सिंपल इतना ही है ग्राफ इंजीनियरिंग, ट्रस्ट मी।
अब इसी चीज को है ना हम लोग एक वेडिंग एनालॉजी के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। एक घर में वेडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। भाई मुझे खाना पसंद नहीं आया, ठीक है, कुछ मेंबर्स को खाना पसंद नहीं आता, कुछ मेंबर्स को जो है वहाँ पे रहना वगैरह जो है उसकी अरेंजमेंट पसंद नहीं आती, कुछ मेंबर्स को कोई लेने के लिए जाता नहीं है। अपने इंडिया का सिनारियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों होता है? रीज़न इसलिए होता है, ये इनकन्वीनियंस होने का रीज़न इसलिए होता है बिकॉज ना एक अंकल के पास काम सौंपाया जाता है, भाई ये काम आपको करना है, इस वेडिंग को सक्सेसफुल आपको अकेले बनाना है, और उस अंकल का उस वेडिंग से कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है। उसके भांजे का वेडिंग रहेगा, अंकल पे आ गया जिम्मेदारी। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप देख सकते हो अंकल पे एक ओवरलोड आ जाता है। जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया था वही यहाँ पे हो रहा है। अंकल क्या कर रहा है? डेकोर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा है, वेन्यू वाले के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, लोगों के ट्रांसपोर्ट्स का, पेमेंट्स का, केटरिंग का, गेस्ट लिस्ट, फोटोग्राफर, होटल, सब कुछ एक अंकल पे आके पड़ गया। अब अंकल गाली खाएगा अनवांटेड, राइट? लेकिन फिर भी अंकल का कोई गलती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई ये कितने बड़े बड़े टास्क है जो एक अंकल को सौंपाए गए हैं, राइट? तो यहाँ पे फेलियर आने ही वाला है। सेम आपके एआई एजेंट में भी फेलियर आने वाला है। अब इसको अगर वेल मैनर्ड वे से हमें प्लान करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक वेडिंग प्लानर को काम दे सकते हैं, राइट? अब वेडिंग प्लानर क्या करता है वो सबसे पहले जान लो। देखो यहाँ पे वेडिंग प्लानर है। वेडिंग प्लानर क्या करता है? उसके 3 अलग अलग लोग हैं। एक है केटरिंग का लीड जो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के और केटरिंग के मामले में हाथ डालेगा। दूसरा है डेकोर लीड और तीसरा है लॉजिस्टिक्स लीड। वेडिंग प्लानर क्या करता है? इन तीनों को एक साथ बुला के तीनों को टास्क दे देता है। अब वेडिंग प्लानर का काम नहीं बचा। वेडिंग प्लानर रुकेगा नहीं कि भाई केटरिंग का होगा तब मैं डेकोर देखूंगा, नहीं, उसने पैरेलली टास्क एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, केटरर्स, डेकोर और लॉजिस्टिक के साथ। अब केटरर ने क्या किया? ये जो केटरिंग लीड है इसने अपने केटरर को जाके बताया कि ये काम है। अब केटरर अगर अनअवेलेबल रहेगा तो ये जो है यही बंदा यहाँ पे बैकअप ढूंढेगा, यहाँ पे बजट सेट करेगा विद इन दैट लिमिट और फिर केटरर को बुक करेगा। लेकिन अगर केटरर अवेलेबल है तो केटरर जो है वो डायरेक्टली बुक हो गया है और वो कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, राइट? ये सारी प्रोग्रेशन जो है सारा वो जाके मिलता है कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर एक ही है, ठीक है, यानी कि फाइनल डेटा लेने वाला बंदा एक ही है। तो यहाँ पे ये जो वेडिंग प्लानर है ये बन गया हमारा राउटर, ठीक है। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये बन गए हमारे पैरेलल एग्जीक्यूशंस। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है वो नोड्स है अलग अलग। यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे ये एजेस है, रिलेशनशिप्स वगैरह, जो मैंने आपको सब कुछ सिखाया सब कुछ आपको इसमें देखने मिलेगा, ठीक है। अगर समझो बजट के बाहर है, केटरर वाले का अवेलेबिलिटी नहीं है और दूसरा केटरर बजट के बाहर है, तो ह्यूमन अप्रूवल, मतलब ये जो है ना ये बंदा ह्यूमन अप्रूवल इधर वेडिंग प्लानर को बोलेगा या तो इस ओल्ड अंकल को बोलेगा जिन्होंने ये काम लिया हुआ है, ठीक है, जिनके पास ये काम आया हुआ है, जिन्होंने ये वेडिंग प्लानर को सौंपा है, इनको बोलेगा। तो यहाँ पे आ गया ह्यूमन अप्रूवल, ठीक है। अब यहाँ पे सेम डेकोर टीम क्या करती है? डेकोर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करती है। डेकोर लीड जो है वो डेकोर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्टली कोऑर्डिनेटर को बताया जाता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स भी सेम काम करते हैं, डायरेक्टली कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे। अब कोऑर्डिनेटर के पास 3 अलग अलग साइड से डेटा आ रहा है, 3 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि केटरिंग वाला बंदा बोल रहा है, डेकोर वाला बंदा बोल रहा है और लॉजिस्टिक्स वाला बंदा बोल रहा है। लेकिन इसका काम सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है, इन्हें बुक से लेके सब कुछ करना नहीं है, इसलिए इसे कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये जो है ये वेडिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी बिना किसी किटकिट के। ना कोई अंकल नाराज हो जाएगा, ना कोई आंटी नाराज हो जाएगी, ना ही कोई घर वाले नाराज होंगे, राइट? तो ये काम क्या हुआ? वेडिंग प्लानर का सेम काम हो गया। सिर्फ इस अंकल ने क्या किया? स्मार्टली खेला, बोला भाई मैं नहीं करूंगा, वेडिंग प्लानर के पास दे दो, राइट? अब अंकल के दिमाग का सारा भार उतर गया और यहाँ पे आप देख सकते हो वेडिंग प्लानर ने कितने अच्छे से एक जबरदस्त सी वेडिंग करके दे दी। अच्छा, अब हम लोग आए हमारे इस पूरे वीडियो के एंड पे और यहाँ पे 4 लेवल ऑफ ये जो ग्राफ इंजीनियरिंग होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये पार्ट आपके पूरे वीडियो का नींव बन जाता है। ये पार्ट जो है ये सबसे बड़ा रूट्स बन जाता है ताकि आपको आगे चल के आपका पाथ पता हो आपको करना क्या है। लेवल 1 पे आता है प्रॉम्प्टिंग, यानी कि जैसे हम लोगों ने बोला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? जो आपको अभी फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉम्प्ट में एज आई सेड प्रॉम्प्ट देते हो, एआई के पास जाता है, एआई आपको जवाब देता है। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इवॉल्व हो गया डायरेक्टली ऑटोमेशन में, राइट? ऑटोमेशन यानी कि ट्रिगर, एआई टूल, एक्शन, जो हम लोग N8N पे कर चुके हैं। दैट्स इट, आपने और कुछ नहीं किया, आपने N8N में यही चीज़ें की हुई है, ठीक है।
अब लेवल 3 जो है AI एजेंट, यानी कि 2026 में हम लोग अब भी फिलहाल इससे डील कर रहे हैं। यानी कि ये जो इवॉल्व हो गया, ये जो ऊपर वाला है ऑटोमेशन, ये इवॉल्व हो गया AI एजेंट में। अब AI एजेंट क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है, टूल्स यूज़ करता है और मेमोरी यूज़ करता है। सेम जो N10 में है वही। हम लोगों को यहाँ पे और कुछ भी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये लेवल 3 हो जाता है तो लास्ट लेवल है ग्राफ इंजीनियरिंग। ठीक है, अब ग्राफ इंजीनियरिंग क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यूज़र, प्लानर, API, एजेंट, टूल, डेटाबेस, जजमेंट, एक्शन, रिट्राई, ह्यूमन अप्रूवल, ये सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ जाती है ये होती है ग्राफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ग्राफ इंजीनियरिंग डोंट जस्ट इंजीनियर द AI, इंजीनियर हाउ इंटेलिजेंस फ्लो थ्रू द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, आपका एक नोड यहाँ से वहाँ भाग नहीं रहा है, ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम आपने बना दिया। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई 2026 में हमारा क्या पाथ होना चाहिए, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आपने स्टार्ट किया, ऑटोमेशन तक आए, ऑटोमेशन से आप एजेंट्स तक आए, एजेंट से अब आए हम लोग ग्राफ इंजीनियरिंग तक। और जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं वो लोग लकी है, बिकॉज उन लोगों को अपना नेक्स्ट पाथ पता है क्या होना चाहिए, उन लोगों को पता है इन टर्म्स का मतलब क्या है, उन लोगों को पता है इस टर्मिनोलॉजी को किस तरीके से देखा जाता है, उन लोगों को सारी चीज़ें बताएं। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी द पर्सन जो मुझे आके कल चल के थैंक यू बोलने वाला है, बिकॉज ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करिए अगर आप AI में बिजनेस करना चाहते हो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। वीडियो को बहुत लंबा करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। अगले वाले वीडियो में एक्चुअल में हम लोग इसका डेमो देखेंगे, एक्चुअल में ग्राफ इंजीनियरिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो किसी जानने वालों के साथ शेयर कर दो जो अभी फिलहाल फंसा हुआ है कि भाई मैं क्या करूं, बिकॉज ये वीडियो उसे हिट करेगा, ये वीडियो उसे एक डायरेक्शन देगा। और अगर किसी को इस वीडियो से डायरेक्शन मिल रही है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, लाइक करना भूलना मत, कमेंट ज़रूरी है। आपने मैजिक लाइट चेक नहीं किया है तो चेक कर लो, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आपके लिए रखी हुई है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।